चले बेटे ना, लास्ट क्लास में हम लोग वीबीटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और वीबीटी में हाँ CO2 और SiO2 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, CO2 और SiO2 में आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां पर कौन सा बॉन्ड है बेटा, 2p पाई 2p पाई। लेकिन सिलिकॉन वाले ऑक्साइड में जब हम बात करें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड था वो वीक था, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी के बाद एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड गिवन है एनसीईआरटी में, जिसके बारे में डिस्कशन करना है, दैट इज N2 एंड P2। N2 और P2 की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन और सिलिकॉन की तरह ही नाइट्रोजन और फास्फोरस भी सेम ग्रुप के मेंबर है। और N2 के बारे में आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N। इसी तरीके से P2 में भी फास्फोरस फास्फोरस का ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फास्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में, एग्जिस्ट एज P4। ये जो P4 हम बना रहे हैं ये व्हाइट फास्फोरस की बात हो रही है, बात ध्यान रखिएगा। रेड वाइट की अभी बात नहीं कर रहे, अभी मैं जो भी बात करूंगा फास्फोरस की वो व्हाइट फास्फोरस है ना। कभी भी मैं अगर फास्फोरस लिखूं आप उसको व्हाइट फास्फोरस ही ट्रीट करेंगे। रेड आएगा ब्लैक आएगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं वहां पूरा स्पेसिफाई कर दूंगा कि रेड है या ब्लैक है, लेकिन अगर कुछ भी ना बोला जाए तो व्हाइट फास्फोरस मान के चलिए। ये जो स्ट्रक्चर है अब इसके ऊपर बात करते हैं। दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के एग्जिस्टेंस पे कभी डाउट नहीं करने का, स्ट्रॉन्ग होता है, एग्जिस्ट कर जाएगा। हमें चेक करना है कौन से बॉन्ड को, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के ऊपर चेक करते हैं कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं, उसको चेक करना है बेटा। यहां पर सबसे पहले बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब चेक करनी होती है तो शेल नंबर देखना होता है, और दोनों नाइट्रोजन कौन से शेल के बेटा, सेकंड सेकंड, और यहाँ पर दोनों फास्फोरस कौन से शेल के बेटा, थर्ड थर्ड। शेल नंबर 2 है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। शेल नंबर 3 है, बॉन्ड वीक बनेगा। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली वीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस वजह से ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये टूट जा रहा है, इसीलिए फास्फोरस फास्फोरस का पाई बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, पाई बॉन्ड दो तरीके से बनते हैं, मैंने कल भी बोला था आपको, पी पाई और पी पाई डी पाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पीरियड वालों के पास तो डी होता ही नहीं है, तो उनका जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी और पी ओवरलैपिंग से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि डी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पीरियड की बात करूं तो थर्ड के पास पी भी होता है, डी भी होता है। लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें फिलहाल में, तो फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p3, और इन्हीं तीन को पेयर कराने के लिए उसने 3 बॉन्ड बनाने हैं। और आप देखें वो तीनों बॉन्ड में जब इसका पार्टिसिपेशन होगा, पहला बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई, और तीसरा बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है या पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है, पी ऑर्बिटल का। मतलब यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो 3p पाई 3p पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ होती है इसकी, और इसलिए ये टूट जाएगा। अब बात ये आ रही है, जैसा कल हम लोगों ने देखा था, सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बनाने थे, ऑक्सीजन के ही साथ बनाने थे, पाई नहीं बना सकता, तो 4 ऑक्सीजन से उसने सिग्मा 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 बनाया था। वैसे यहां पर फास्फोरस को एक तो लोन पेयर लेके बैठा वो 3s2 वाला, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं, और किसके साथ बनाने हैं, फास्फोरस के साथ ही बनाने हैं, और सिग्मा ही बना सकता है। तो इसको 3 बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 3 फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होगी, जब जाके इसके तीनों बॉन्ड फास्फोरस के साथ सिग्मा 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 बन पाएंगे, पाई ये बना नहीं सकता। इसी तरीके से ये जो फास्फोरस आया इसके पास भी 3 अनपेयर्ड होंगे, एक की पेयरिंग यहाँ की, एक की पेयरिंग यहाँ की, एक की पेयरिंग यहाँ की। इसी तरह से इस फास्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड थे, एक की पेयरिंग यहाँ, एक की पेयरिंग यहाँ, एक की पेयरिंग यहाँ, और इस तरह से इस फास्फोरस के पास भी 3 अनपेयर्ड थे, एक की पेयरिंग यहाँ यहाँ यहाँ। इस तरह से जाके स्ट्रक्चर कौन सा बन जाता है बेटा, P4 का स्ट्रक्चर बन जाता है। नोट करें से, तो जो नाइट्रोजन है वो तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो फास्फोरस है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
चलो बेटा ना, अब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के इस केस को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। वीवीडी यहाँ पर कंप्लीट होता है, अब हम लोग हाइब्रिडेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि वीवीडी के बाद हाइब्रिडेशन की जरूरत क्या पड़ी, तो व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट फॉर हाइब्रिडेशन, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। एक पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है इसके बारे में, तो वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले हाइब्रिडेशन क्या है, इसके पोस्टुलेट्स क्या है, पहले वो आपको लिखा दिए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। द इंटरमिक्सिंग of pure atomic orbitals, the intermixing of pure atomic orbitals, the intermixing of pure atomic orbitals of different energy and shapes, the intermixing of pure atomic orbitals of different energy and shapes, to produce new hybrid orbitals, to produce new hybrid orbitals of equivalent energy and shapes, चलिए, तो डेफिनेशन हुई बेटा इसकी। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, वो पॉइंट्स पहले आपको लिखा दिए जा रहे हैं, लिखते जाएगा। अच्छा, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, हाइब्रिडेशन में सिर्फ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अभी पहले मैं लिखवा दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा होता है, लिखते जाएगा अभी आप पॉइंट। पहला पॉइंट बना के लिखें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू का साइन बनाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, equal to number of pure atomic orbitals participating in hybridization. Number of hybrid orbitals formed equal to number of pure atomic orbitals participating in hybridization. Number of pure atomic orbitals participating in hybridization. Second point लिखें इसके बाद, hybrid orbitals are equivalent in shape and energies. Hybrid orbitals are equivalent in shape and energies. Third point लिखें, promotion of electron is not necessary in hybridization. Promotion of electron is not necessary in hybridization. मतलब ये एक्साइटेशन वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो, पेयर्ड हो, अनपेयर्ड हो, वेकेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराना है। सेकंड के बाद, सॉरी 3 पॉइंट हो गए, 4th पॉइंट लिखेगा, इन हाइब्रिडाइजेशन fulfilled, half-filled or vacant orbital all can participate. In hybridization, fulfilled, half-filled or vacant orbital all can participate. मतलब हाइब्रिडेशन में कोई सा भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, और ऑर्बिटल कैसा भी हो, चाहे भरा हो, चाहे खाली हो, चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ सिर्फ डब्बे से मतलब है। अगला पॉइंट लिखें, इन हाइब्रिडाइजेशन orbitals of valence shell participate. In hybridization, orbitals of valence shell participate. हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो ये पॉइंट भी गिवन है यहां पर। अगला पॉइंट लिखें इसके बाद, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स arrange themselves at maximum distance to each other. Hybrid orbitals arrange themselves at maximum distance to each other so as to minimize the repulsion between themselves. Hybrid orbitals arrange themselves at maximum distance to each other so as to minimize the repulsion between themselves.
अगला पॉइंट लिखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, ये रिप्रेजेंटेशन बोर्ड पे बना रहा हूं, इसको बना लीजिएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह का डायग्राम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसमें से एक जो बड़ा वाला लोब दिख रहा है इसको बोलते हैं मेजर लोब, और जो छोटा वाला लोब है उसे बोलते हैं माइनर लोब। ये मेजर लोब है और ये माइनर लोब है, और ये जो मेजर लोब है यही पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में, पार्टिसिपेट्स इन ओवरलैपिंग। देखिए एक बात समझिएगा, इसके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। एक्चुअल में लास्ट क्लासेस में जब हमने वीबीटी की बात करी थी, ध्यान सुनना, तो वीबीटी में मैंने सपोज पी और पी की ओवरलैपिंग करी। पी में क्या होता था, दोनों लोब्स का साइज क्या होता था, बराबर, या डी में चारों लोब्स का साइज क्या होता था, बराबर, इस तरह से बात करते। लेकिन यहां पर एक लोब छोटा है और एक लोब बड़ा है। हमने क्या किया, हम लोग एक बात जानते हैं कि पॉली एटॉमिक स्पीशीज में और डायटॉमिक स्पीशीज में सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, उसकी कहानी मैंने आपको बताई थी। इस डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड 3 तरीके से बनेगा, एसएस, एसपी, और पॉली एटॉमिक में हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन बना रहे हैं, ये किस काम में आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने काम में आएगा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जब बनाते हैं तो बताइए, 1 से 1 टकराता है, 2 से 2 टकराते हैं, या 4 से 4 टकराता है, 1 से। अब अगर 1 से 1 टकराएगा तो बेटा इसको इससे टकराना है, ये तो किसी काम का है ही नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख के करना क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि इसकी जो डेंसिटी है ना, वो भी उठा के यहां पटक दो, और जब इसकी डेंसिटी यहां फेंकी तो इधर वाला लोब बिल्कुल खत्म, और इस वाले लोब का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि अब जब ये ओवरलैप करेगा तो ओवरलैपिंग एक ही साइड से करनी थी, एक को एक से टकराना था, तो इसकी डेंसिटी जब ओवरलैप करेगी तो इसका साइज बड़ा है, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अच्छा बनेगा। और इसलिए बोला जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल का बॉन्ड हमेशा वीक होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अगला पॉइंट यही है, लिखिएगा, ये रिप्रेजेंटेशन तो बना लो पहले। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड एज माइनर लोब, मेजर लोब, और लास्ट पॉइंट इसके बाद लिखेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इज stronger, the bond formed by hybrid orbital is stronger as compared to the bond formed by pure orbitals, as compared to the bond formed by pure orbitals, as compared to the bond formed by pure orbitals। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और प्योर ऑर्बिटल से बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा। चलिए, अभी ये मैंने आपको पोस्टुलेट्स लिखा दिए, जितनी भी बातें अभी आपको लिखाई गई हैं इनको वन बाय वन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहली बात, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में सीखा कि डायटॉमिक स्पीशीज में जो भी बॉन्ड बन रहा था वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बन रहा था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वाली थ्योरी को हटा के पॉली एटॉमिक में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिचुएशन लाना पड़ा। तो उसका शुरुआत हम लोग करते हैं एग्जांपल से, और वो एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, CH4। ध्यान से देखिएगा, ये जो बता रहा हूं पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, उसमें ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। कभी कोई लाइन आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। CH4 की अगर बात करें, इसी को हम लोग वीबीटी से समझने की कोशिश करते हैं, और इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से समझने की कोशिश करें। वीबीटी, एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं, हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो एडवांस्ड वर्जन ऑफ वीबीटी, ये पता रखिएगा, है ना। लेकिन अभी मैं वीबीटी कह रहा हूं, मतलब मैं प्योर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, और मैं हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूं, मतलब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। वीबीटी में कहने का मतलब हमारा ये है कि हम यहां पर प्योर ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्डिंग कराने की कोशिश करेंगे, और यहां पर हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्डिंग कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसमें एक बात समझो, जब आप प्योर ऑर्बिटल से इसको कर रहे हैं, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक है, पॉली डायटॉमिक होता है तो प्योर ऑर्बिटल बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, हमने देख भी लिया। पर पॉली एटॉमिक में क्या दिक्कत आ रही है, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, कार्बन। वीबीटी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, कॉन्फिगरेशन लिखा, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसमें इलेक्ट्रॉन रोल प्ले करता है। पहले हम लोग इसका ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं, जो हमने कोवेलेंसी वोवेलेंसी में हर बार बनाया, ये 2s बना, ये 2p बना, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो ये 2s2 है, ये 2p2 है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। और हम लोग जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक बनेगा, कोवेलेंट बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट के लिए बनता है, या अनपेड की पेयरिंग के लिए बनता है, अनपेड। कितने बॉन्ड बनाने, 4। कितने अनपेड है, 2 ही बॉन्ड बनेंगे। तो अगर 4 बनाने तो एक और एक्साइटेशन करना पड़ेगा,
क्या यहाँ पर एक्साइटेशन या प्रमोशन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो इसको एक्साइट कर देते हैं। चलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लेगा इसको। तो जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया, यहां आया 2s, यहां पर आया 2p और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल गए। कार्बन तैयार बैठा 4 बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने के लिए कौन आने वाला है साइड एटम में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा होगा? क्योंकि उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s पे होता है। 1s1 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 1s1। एक हाइड्रोजन आया, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराई। दूसरा हाइड्रोजन आया, यहां पर अनपेयर्ड की पेयरिंग कराई। तीसरा हाइड्रोजन आया, यहां पर अनपेयर्ड की पेयरिंग कराई। चौथा हाइड्रोजन आया, यहां पर अनपेयर्ड की पेयरिंग कराई। इस तरह से वीबीटी के अकॉर्डिंगली प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके हमने क्या कर दिया बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, CH4 बना दिया। इसको अगर यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूं 2 मिनट के लिए, तो सपोज ये CH4 में बना रहा हूं और इस CH4 में अगर मैं ओवरलैपिंग पूछूं, तो बेटा यहां पर कार्बन का कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? एक 2s और 3 2p और हाइड्रोजन हर बार 1s 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 1। सपोज इस बॉन्ड में मैंने लिखा कि यहां पर हाइड्रोजन का 1s है और कार्बन का 2s है, तो ये हो गया 1s 2s ओवरलैपिंग और बाकी सब में 1s 2p 1s 2p 1s 2p। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1s 2p ओवरलैपिंग है। px py pz लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1s 2p और यहां पर भी आ गया 1s 2p, ये ओवरलैपिंग है। अब अगर इन तीनों ओवरलैपिंग को मैं यहां रिप्रेजेंट कर दूं, तो एक तो 1s 2s है और बाकी सब 1s 2p ओवरलैपिंग है बेटे। तो 1s 2s और 1s 2p में अब यहां पर हम सिग्मा से सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। जब सिग्मा से सिग्मा का कंपैरिजन होता है तो पहला फैक्टर शेल नंबर। शेल नंबर क्या है? 1 2 1 2 1 2 1 2, खत्म बात। शेल नंबर से हम फिर क्या देखते हैं? नेचर ऑफ ऑर्बिट। वो जो आपको 2s 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 2p 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 वो इसी के लिए लिखाया गया था मेनली। आप देखो यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग है? SS। यहाँ कौन है? SP SP SP। क्या SS में नॉन डायरेक्शनल है बेटा? यस। ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होगा और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। तो ये जो थ्योरी बता रही है ना, ये थ्योरी बोल रही है कि CH4 में एक बॉन्ड वीक होना चाहिए और बाकी 3 बॉन्ड स्ट्रांग होने चाहिए, जबकि हकीकत में चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर मिलती है। पहली बात तो यहां पर आके वीबीटी जो है फैल गया। आगे सुने सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? सेकंड पॉइंट ये आ रहा है कि बॉन्ड एंगल में भी दिक्कत है। जब आप SS ओवरलैपिंग को समझेंगे तो बेटा S का मतलब है एक स्फीयर, दूसरा S का मतलब है स्फीयर, और स्फीयर से स्फीयर टकराया, एंगल कितना बना कोई नहीं बता सकता, क्योंकि 360 से 360 डिग्री टकरा रहा है। एंगल 0 से लेकर 360 पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि इसका एंगल अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। जबकि यहां पर एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। अच्छा px py pz, ये मान लो px है, ये मान लो py है, ये मान लो pz है। कार्बन का px py pz है ये। तो एक हाइड्रोजन आया S लेके यहां टकरा के ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन यहां ओवरलैप किया। कितने का एंगल बन रहा है? 90 90 90। इसका मतलब है ये तीनों एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर होंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एक एंगल तो बता नहीं सकते, बाकी 3 एंगल कितने के बनने चाहिए? 90, जबकि CH4 के तो सारे एंगल 109.5 डिग्री के होते हैं। तो ये 2 पैरामीटर जो देखे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी और एंगल, यहां पर आके प्योर ऑर्बिटल ने रायता डोल दिया। तो अब एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी या नई तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी कि प्योर ऑर्बिटल तो पसर गए, तो एक नई थ्योरी बनाई गई कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कराइए, इसकी मिक्सिंग कराइए। तो मिक्सिंग करा के कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया, उसके पोस्टुलेट्स मैंने लिखा है, बस आप चेक करते जाइए वन बाय वन। यहां पर आती जाएंगी बातें, सुनते जाइएगा, यही समझा दूंगा। हमने एग्जांपल लिया कौन सा बेटा? CH4। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है? हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है डब्बों से। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन के डब्बे। डब्बा कैसा भी हो, एक्साइट या प्रमोट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि प्रमोशन तो इलेक्ट्रॉन का होता है, डब्बों का नहीं होता है। तो ये वाला तो केस है ही नहीं, इसमें एक्साइटेशन बोल दो, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी। आइए इधर ये वाला स्टेट लेके चले। कार्बन ग्राउंड स्टेट में कैसा होता है? ऐसा। हमने ये डब्बा लिया, क्या ये डब्बा फुलफिल्ड है या नहीं है? हमने ये डब्बा लिया, क्या ये हाफ फिल्ड है या नहीं है? हमने ये डब्बा लिया, क्या ये हाफ फिल्ड है या नहीं है? हमने ये डब्बा लिया, क्या ये वेकेंट है या नहीं है? कैसा भी डब्बा हो, फुलफिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो, वेकेंट हो, सब चलेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, बस डब्बा लेना। इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दो, डब्बा उठाओ, डब्बा उठाओ, डब्बा उठाओ, डब्बा उठाओ। कितने डब्बे उठाए? 4। ये डब्बे कौन से? वैलेंस शेल के हैं या नहीं है?
ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जो वैलेंस शेल का होगा। अब आइए, कार्बन ने देखा 4 बॉन्ड बनाने, बेटा एक डब्बा एक ही बॉन्ड बनाता है, कल बताया, एक डब्बा अगर एक ही बॉन्ड बनाता है तो कितने बॉन्ड बनाने, 4, तो 4 डब्बे चाहिए थे। क्या वैलेंस शेल में 4 डब्बे हैं या नहीं? उठा लो, चारों के चारों उठा लिए। एक का नाम है 2s, एक का नाम है 2px, एक का नाम है 2py, एक का नाम है 2pz। ये उठा लिए डब्बे, और कार्बन ने देखा 4 बॉन्ड बनाने 4 डब्बे चाहिए, उसको उठाया और एक मिक्सर का ढक्कन खोला, s px py pz डाला, बटन चला दी। अब यहां पर कितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए बेटा? 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए। जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके आएंगे। तो जब इसको मिक्स किया, मिक्सर में से देखा, तो आउटपुट जो निकला वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन के आने वाले हैं, उन सब इनकी देखो, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। हवा रोल 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग होती है, इनकी आपस में सेम होगी, ये डीजेनरेट है तीनों, लेकिन इसकी और इसकी एनर्जी है, इसकी और इसकी और इसकी उसकी अलग है। तो डिफरेंट एनर्जी वाले और डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उनके मिक्सिंग को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जो अब बन के आया, उनकी एनर्जी, उनकी सिमेट्री सब कुछ सेम होगी। कितने बन के आए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब माइनर लोब मेजर लोब 1, माइनर लोब मेजर लोब 2, माइनर लोब मेजर लोब 3, माइनर लोब मेजर लोब 4, चारों एक जैसे बन जाएंगे। और ये जो चारों बन के आए ना, अब इनका नाम ना s होगा, ना px होगा, ना py होगा, ना pz होगा, इन सबका नाम भी सेम होगा, और इन सबका नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 और sp3। तो ये आपको लिखा दिया पोस्टुलेट में कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और ये बड़ा लोब क्यों बना है? क्योंकि यही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा और इससे बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल। ये बता दिया। अब क्या हो रहा है, अगली बात सुनिए। ये तो आपने बना दिया सर, ठीक है, अभी तक मैंने कहीं इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं किया, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के आ गए थे, अपन सिर्फ डब्बे लेके आए थे। अब आगे क्या हो रहा है? इसमें पहली प्रॉब्लम क्या? इसमें पहली प्रॉब्लम जो एंगल की है वो कैसे दूर करी इसने सीधे से एक बात बोली कि जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए। वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए 4, वो ऑटोमेटिकली स्पेस में, 3D स्पेस में ऐसे अरेंज होके आएंगे कि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो, ताकि अब लगने वाला रिपल्शन मिनिमम हो जाए। और जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस का अरेंजमेंट आता है, वो आता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। वही जो अरेंजमेंट बन के आएगा उसको आगे जाके हम ज्योमेट्री या शेप बोलेंगे। तो यहां पर जो अरेंजमेंट बन के आएगा 109.5 डिग्री पे, वो अरेंजमेंट आपको ऐसा दिखेगा। फ्लावर नहीं है ये, ध्यान रखना। ये है टेट्राहेड्रल है, फ्लावर है ना, ये ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल है, 3D ज्योमेट्री। कार्बन ने 4 पोजीशन तैयार कर ली, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में ऑटोमेटिकली ऐसे अरेंज होके आए कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, ताकि इनका डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम। और ये एंगल कितने का था? 109.5। तो ये वाली दिक्कत तो उसने बोल दिया कि हवा में पहले से ही जो अरेंजमेंट बन के आया वो ऐसा बन के आया कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और रिपल्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम। एंगल वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अब आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। वो कैसे बोला? ये जो कार्बन है, अभी तक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन यही होता है और इतना ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ खत्म हो गया। अब आगे की जो कहानी वो ओवरलैपिंग है, जो आप पढ़ चुके हैं। अब कार्बन ने देखा कितने बॉन्ड बनाने? 4। एक डब्बा एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, तो 4 डब्बों का इस्तेमाल करना, तो वो सब करके उसने तैयारी कर ली। और 4 बॉन्ड बनाने, 4 ओवरलैपिंग करानी है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन वापस गया इधर देखने, बोला भाई ये इलेक्ट्रॉन तो मैं यही छोड़ के आ गया था। तो उसने चारों इलेक्ट्रॉन यहां से उठाए। अब उसको क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने, 4 ओवरलैपिंग करानी, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये ओवरलैपिंग चालू हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले खत्म हो चुका। अब इसने 4 तैयारी करी, बोले चारों बॉन्ड बनाएंगे, चारों से बराबर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बॉन्ड वीक हो, कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। चारों के लिए तैयारी कर ली। अब बॉन्ड बनाने साइड एटम में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? एस में। तो एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। एक हाइड्रोजन आया, यहां ओवरलैपिंग करी, 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 और एक हाइड्रोजन आया, यहां ओवरलैपिंग करी। अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इसमें आप देखो कार्बन का जो डब्बा इस्तेमाल हुआ है
वो कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? sp3। और हाइड्रोजन का कौन है? s। कार्बन का कौन सा डब्बा है? sp3। हाइड्रोजन का क्या है? s। कार्बन का है sp3, हाइड्रोजन का है s। कार्बन का है sp3, हाइड्रोजन का है s। क्या चारों ओवरलैपिंग sp3s 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 है या नहीं है? चारों ओवरलैपिंग सेम है। अगर चारों ओवरलैपिंग सेम है तो चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होगी। और ये इस तरह से एक्सप्लेन होता है कि बॉन्ड एंगल भी एक्सप्लेन हो गया और बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सब कुछ सेम क्यों है वो भी यहाँ एक्सप्लेन हो गया। और इसीलिए हम लोग पॉली एटॉमिक स्पीशीज में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन का। और हम यहाँ पर प्योर ऑर्बिटल का कहाँ यूज करेंगे? डायटोमिक में। पॉली एटॉमिक में हाइब्रिडाइजेशन को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसको छाप लो, ये सब एनसीईआरटी का गिवन पैराग्राफ है, समझा दिया आपको, पोस्टुलेट्स वगैरह। फिर आगे बढ़ते हैं इसके। पहला वाला क्या? अबे ये क्या लिखा मैंने? जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने नए क्या बनेंगे? हाइब्रिड। वही तो लिखा है फर्स्ट।
चलो बेटा ना, अब ये रिप्रेजेंटेशन के बाद आगे डिस्कशन कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है हमें। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो, वहां पर आपसे सीधे सीधे कोई मॉलिक्यूल देकर उसमें पूछा जाएगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, या बॉन्ड एंगल क्या है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो सारे क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले लिखे आपके सामने। इन फॉर्मूले में जो एच हमने लिखा है, या ये जो एच रिप्रेजेंट करा है, एच का मतलब है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितने प्योर ऑर्बिटल आपस में क्या हुआ था बेटा, मिक्स। अगर आप मिक्स करा रहे हो तो एक बात बताओ, क्या एक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो सकती है क्या? नहीं। कम से कम मिक्सिंग में कितने ऑर्बिटल आने चाहिए? 2। तो इसीलिए एच का मिनिमम नंबर जो बन के आएगा वो कम से कम 2 मिलेगा। 1 से ये स्टार्ट नहीं हो सकता। और इसी को कई बार स्टेरिक नंबर भी बोल दिया जाता है। तो अगर आप इसे स्टेरिक नंबर बोलते हैं तो स्टेरिक नंबर भी बोल सकते हैं, और आप इसे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। मैं जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहा हूँ, वही की बात। अब ये एच निकाला कैसे जाता है, ध्यान सुनो। किसी मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है ना, पहले आपने को हकीकत पता होनी चाहिए। अपन तो जुगाड़ ही कर रहे हैं, पूरी नॉर्मली में जुगाड़ ही चलता है, लेकिन अपने को हकीकत पता होनी चाहिए होता क्या है। पहले जब कोई मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई होता है, उसका पहले बॉन्ड एंगल निकलता है, पहले प्रॉपर्टी स्टडीज होती है ना। तो जब उसका बॉन्ड एंगल निकलता है ना, तो बॉन्ड एंगल देखकर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया जाता है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, पर अपने काम का नहीं है, अपने काम में आएगा नहीं, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल दिया नहीं जाएगा एग्जाम में। हमें जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है और उसका बॉन्ड एंगल 120 के आसपास आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। पहले एंगल निकलता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम पहले क्या निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, और फिर क्या निकालते हैं? बॉन्ड एंगल। तो एक्चुअल प्रोसेस ये नहीं होता, एक्चुअल प्रोसेस ऐसा होता है, पहले एंगल निकलता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है। और बाई चांस एंगल आ रहा है 120 और हाइब्रिडाइजेशन कुछ और बन रहा है, तो फिर तमाम तरीके की कहानी बताई जाती है कि यहाँ ये हो गया होगा, वहां वो हो गया होगा, यहाँ ऐसा हो गया होगा, वहां वैसा हो गया होगा। ठीक है, वो सब ऐसे चलता है। पहले हमेशा प्रॉपर्टी स्टडी होती है, फिर प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश की जाती है, जो पहले पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली फिट नहीं होता तो कुछ ना कुछ नया टाइप का वहां पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है। पर अपने पास एंगल मिलेगा नहीं, तो अपने को तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सब जुगाड़ है। जुगाड़ में 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। जुगाड़ नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और दूसरा जुगाड़ है H इज इक्वल टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस M। दोनों जुगाड़ में से ये फिर भी थोड़ा बेटर जुगाड़ है ना, क्योंकि ये ज्यादातर जगह पर काम करेगा। ये कई जगह पर फेल हो जाएगा, पसर जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन होगी मैं वो बता दूं। अपने को जब कोई फॉर्मूला लगाना होता है, अपने को लिमिटेशन जरूर पता होनी चाहिए कि कहां पर काम नहीं करता है। यहां पर देख ले, मैं एक बात आपको बता दूं, हालांकि उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपको CH4 दिया, इस मॉलिक्यूल में बोला हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। यहाँ पर सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा? बेटा एक है। एक सेंट्रल एटम आप लगाइए, दोनों फॉर्मूले से कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आएगा। हाँ, नीचे वाला जो फॉर्मूला उसके 1-2 एक्सेप्शन है, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर ऐसा फॉर्मूला आ गया, इसमें सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा? बेटा एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आए, ऊपर वाला ही लगाना, नीचे वाले पे मत जाना, क्योंकि नीचे वाले से हो सकता है आंसर सही भी आ जाए, पर हर बार सही आए इसकी कोई गारंटी नहीं, और इसलिए हम रिस्क लेंगे भी। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला फॉर्मूला कब तक अच्छी तरीके से काम करेगा, जब तक मॉलिक्यूल या आयन में एक सेंट्रल एटम है, तब तक तो ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा आ जाए, तो फिर आपको ये नहीं लगाना, फिर आपको यही लगाना। पर ये लगाने के साथ दिक्कत जो होती है वो ये होती है कि स्ट्रक्चर ही नहीं आता, तो इसमें स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो रफ स्ट्रक्चर बनाना है। आपको इतना तो पता ही होगा, कौन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कौन डबल बॉन्ड बनाएगा, कौन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बस इतना ही स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आराम से बन जाता है। देखिएगा, चेक करिएगा, मैं दोनों बताऊंगा बीच बीच में, कभी ये बता दूंगा कभी वो बता दूंगा, चेक करते। ये वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A में बेटा B का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल एटम। M का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम। मोनोवेलेंट कहने का मतलब है ऐसा साइड एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो। साइड एटम में जनरली आपको हाइड्रोजन मिलेगा या हेलोजन मिलेगा या ऑक्सीजन मिलेगा, यही साइड एटम मिलेंगे। ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो डबल बॉन्ड बनाएगा साइड एटम, है ना। सेंट्रल में हो तो सिंगल बना सकता, साइड में होगा डबल ही बनाएगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होगा। तो अगर हाइड्रोजन आ गया या हेलोजन आ गया, तो ये सब तो साइड एटम में कैसे बॉन्ड बनाते हैं बेटा? सिंगल। अब फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए तो ऐसे ग्रुप जिनकी एक वैलेंसी खाली होती है उनको भी क्या बोलेंगे बेटा? मोनोवेलेंट बोलेंगे। तो ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे।
एज अ साइड एटम, पर हमें मेनली इन्हीं का काम आएगा। सी का मतलब है चार्ज ऑन केटायन, ए का मतलब है चार्ज ऑन एनायन। आप देखिए केटायन पे जो चार्ज आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव, जैसे मैंने लिखा NH4+, कितना चार्ज है, +1। केटायन का जो चार्ज है वो सबट्रैक्ट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। हम यहां पर प्लस नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, 1 लेके चलेंगे, 1 पुट करेंगे। सल्फेट आया -2, हमें माइनस से मतलब नहीं, हमें 2 से मतलब। हम यहां पर क्या पुट करेंगे, केटायन का चार्ज सबट्रैक्ट किया जाएगा, एनायन का चार्ज ऐड किया जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, केटायन पे प्लस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आया या गया, गया गया, और नेगेटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, आया तो ऐड करा जाएगा, ये मीनिंग है इसका। तो आपको अगर फॉर्मूले में कभी दिक्कत भी आए तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का काउंट देखने में से केटायन पे इलेक्ट्रॉन गए इसलिए हटा देंगे, एनायन में इलेक्ट्रॉन आए इसलिए ऐड कर दिया जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे यहां पर। पहले इसी कंडीशन समझा दे रहा हूं। हमारे सिलेबस में H का वैल्यू आपको मिल रहा होगा, वो 2 से लेकर कहां तक मिल रहा होगा बेटा, 7। इसके आगे भी बहुत कुछ होता है लेकिन अपने काम का नहीं है, तो अपन उसको नहीं डिस्कस कर रहे। 2 पे आइए, जब H का वैल्यू 2 होगा इसका मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बने होंगे, जब कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 2, और वो 2 प्योर ऑर्बिटल जो मिक्स हुए, एक S और एक P मिक्स हुआ, तो इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, sp। 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, एक S 3p टोटल 4, एक S 2p टोटल 3, इस तरह से आ रहा है। फिर जब 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3d, क्योंकि p कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, तो यहां नहीं आ सकता, वैसे sp4 भी होता, बट अपने काम का नहीं, भूल जाइए। sp3d, यहां पर sp3d2, यहां पर क्या आता है, sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब आगे सुने, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो मैंने आपको क्या बोला, अभी यहां पर CH4 जब समझाया था कि वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, माइनर लोब, मेजर लोब, माइनर लोब, मेजर लोब, माइनर लोब, मेजर लोब, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बोलता था, हाइब्रिडेशन ये बोलता था कि जो 4 ऑर्बिटल है वो ऑटोमेटिकली स्पेस में कुछ अरेंजमेंट बना के आएंगे, और वो अरेंजमेंट जो होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, और उसी से उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होगी। तो वो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, एक माइनर लोब मेजर लोब, एक माइनर लोब मेजर लोब, वो स्पेस में ऑलरेडी एक अरेंजमेंट बना के आया, और वो अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, लीनियर। 3 का जो अरेंजमेंट बन के आया उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 का जो अरेंजमेंट बन के आया, 5 का, 6 का और 7 का जो अरेंजमेंट बन के आया, वो ये डिफाइंड है। ठीक है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे, इंडिविजुअली स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, केस देखते जाएंगे। पहले अभी जनरल बात बता रहा हूं। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन कौन से प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए ये पूछा जाएगा। तो बेटा sp का मतलब है एक s तो एक ही होता है, p में 3 होते हैं, px py pz, कोई भी एक ले लो, कोई भी p ले लो चलेगा। s के साथ px लिया जा सकता है, s के साथ py लिया जा सकता है, s के साथ pz लिया जा सकता है, कोई भी लिया जा सकता है, चलेगा। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ लिख दे, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है मान लो, मतलब ज्योमेट्री क्या बनेगी, लीनियर, तो a molecule has linear geometry along the axis z। इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि pz लिया, या बोल दे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज y, इसका मतलब है py लिया। तो आपको क्वेश्चन में जब तक हिंट देगा तो ही आप बता पाएंगे कि कौन सा p लिया। अगर कोई हिंट नहीं दिया तो आप s के साथ कोई भी p ले सकते हैं, px py pz। आगे बढ़िए, अगला वाला जो ज्योमेट्री है, s के साथ 2 p आ रहे हैं, कोई भी 2 p ले सकते हो, मतलब s के साथ px और py भी आ सकता है बेटे, s के साथ py pz भी आ सकता है, और s के साथ px और pz भी आ सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें एग्जाम में अगर बोल दे कि प्लेन कौन सा है, ये प्लेनर है, यहाँ तो लाइन बन रही थी तो एक्सेस बताएगा, यहाँ प्लेन बताना पड़ेगा। आपको बोल दे a molecule forms trigonal planar along xy plane, along yz plane, along xz plane, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन से px लिए या py लिए या pz लिए। आगे बढ़ता हूं, अगला वाला जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये 3D है, इसमें सब आएंगे, इसके साथ तीनों p है तो तीनों ही लेने पड़ेंगे, अब तो मजबूरी आ गई। s के साथ px आ गया, py आ गया, pz आ गया, ये कंडीशन। अब आए यहां पर sp3d। अभी तक p में मैं क्या बोल रहा था कि कोई भी p ले लो चलेगा, जब तक तीनों p कंपलसरी नहीं आ रहे थे, आप चॉइस है आपके पास। यहां पर d एक ही आ रहा है, 5 में से एक आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी d ले ले, आपको फिक्स ही लेना पड़ेगा। और वो क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। sp3 का मतलब तो पहले क्या हो गया, s के साथ px py pz आ गया बेटे, और d जो आएगा यहां पर वो फिक्स है कि वो dz स्क्वायर ही होगा, फिक्स है, dz स्क्वायर ही आएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते उसका कारण भी बताता हूं, अभी ध्यान सुनिएगा।
पहली बात समझ ले, मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं, यहां पर बाई पिरामिडल आ रहा है, यहाँ पर बाई पिरामिडल आ रहा है, यहाँ पर बाई पिरामिडल आ रहा है। जिस ज्योमेट्री में बाई पिरामिडल है वहां डीजेड स्क्वायर होगा ही होगा, पहली बात ये दिमाग में फिट करो। जिस ज्योमेट्री में बाई पिरामिडल है वहां डीजेड स्क्वायर होगा ही होगा। क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। एक्चुअल में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री समझना पड़ता। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ये प्लेन है, सपोज ये वाला प्लेन है ना, इस वाले प्लेन में एक सेंट्रल एटम है और एक ट्राइंगल बनता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती थी, पता होना चाहिए इतना, 1 2 3, जिसको पता है समझ लेना, जिसको नहीं पता भूल जाओ। एक आउट ऑफ द प्लेन एक्सियल और एक डाउन द प्लेन एक्सियल, ये पोजीशन होती है। मतलब प्लेन पर आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करने, 5। 5 में से 3 तो प्लेन पे आएंगे और 2 प्लेन से बाहर और अंदर। अगर 3 ऑर्बिटल प्लेन पर लाने हैं तो वो 3 ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जो उसी प्लेन के ऑर्बिटल से बन रहे हो। समझना, कहने का मतलब ये है कि ये जो एस है, ये जो पी एक्स है, ये जो पी वाई है, एस तो तीनों प्लेन, तीनों एक्सिस पे होता है, एस तो एक्स पे भी होता है, वाई पे भी होता है, जेड पे भी होता है, एस तो कहीं पे भी सेट हो जाएगा, चलेगा इसका मामला। ये तीनों मिलकर ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हो। जो प्लेन में एक ट्राइंगल बना ना, 1 2 3, वो इनकी मिक्सिंग से बना। अगर प्लेन प्लेन डिसाइड हो गया आपका, कौन सा प्लेन लेके चल रहे हैं, एक्स वाई, और अब मुझे 2 पोजीशन ऐसी बनानी जो प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर हो, तो मुझे 2 ऑर्बिटल ऐसे लेने पड़ेंगे जिनका ओरिएंटेशन, जिनका अलाइनमेंट इस प्लेन पे ना हो, वो प्लेन से बाहर अंदर की तरफ होने चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन होने चाहिए। और परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन पीजेड तो होगा ही होगा, लेकिन डी में जो परपेंडिकुलर होगा यही हो सकता है। इसलिए मजबूरी है कि यहां पर आपको डीजेड स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। बाई चांस आप यहां पर डीजेड स्क्वायर के बदले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले गए तो कहानी समझना, 1 2 3 4 प्लेन पे है, और 4 प्लेन पे हैं तो सेंट्रल एटम के आसपास 1 2 3 4 स्क्वायर बन गया प्लेन पे, और एक प्लेन से बाहर है, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। अभी हम ज्योमेट्री क्या बनाना चाह रहे हैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो तब बनेगा ना जब प्लेन पे 3 ही होंगे और 2 प्लेन से बाहर होने चाहिए बेटा। इसीलिए यहां पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ ही नहीं सकता, यहां पर डी जेड स्क्वायर ही लाना पड़ेगा। आगे सुनिएगा, अगले वाले केस पे आता हूं, sp3d2। यहां पर आपको कितनी पोजीशन तैयार करनी है, 6। अब 6 पोजीशन तैयार करनी है तो ध्यान सुनना, 6 में से 4 पोजीशन प्लेन पे होनी चाहिए स्क्वायर, और 2 पोजीशन बाहर होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, sp3 तो पक्का है, हर बार वही आएगा, एस के साथ पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तो फिक्स है। अब 2 प्लेन लेने हैं, मतलब 2 पोजीशन लेनी प्लेन से बाहर और अंदर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों लिया, 1 2 3 4 प्लेन वाले, ये बनाएंगे स्क्वायर, और ये दोनों जाएंगे प्लेन से बाहर और अंदर, तो ये क्या बनाएंगे बेटा, बाय पिरामिडल बनाएंगे, यही आएगा। अगले वाले में sp3d3 प्लेन पे कितने लाने, 5। 2 कौन से बाहर और अंदर जाएंगे वो फिक्स है, pz dz स्क्वायर pz dz स्क्वायर, यहां पर भी pz dz स्क्वायर आएगा। अब यहां बताओ जो तीसरा डी आएगा वो कौन से प्लेन का होना चाहिए, एक्स वाई का होना चाहिए। तो बताइए कौन आएगा, डी एक्स वाई लाना ही पड़ेगा आपको, आप और कोई यूज ही नहीं कर सकते। यहां पर आएगा एस के साथ पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जब नया ऑर्बिटल आएगा वो एक्स वाई वाला लाना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि प्लेन आपको एक्स वाई रखना, और इसीलिए ये आएगा। ये फिक्स है कि कौन से डी आएंगे, इनके अलावा अगर आप कोई और डी ले आए तो जो ज्योमेट्री सामने लिखी वो नहीं बनेगी, फिर कुछ और बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं बन सकता, लेकिन हम तो जिस ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके लिए कौन सा ऑर्बिटल आता है। जैसे sp3d में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाया तो यही आएगा। अगर sp3d में स्क्वायर पिरामिडल में बनाता डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता, लेकिन अपने काम का नहीं है तो अननेसेसरी चीजों को समझने से कोई मतलब नहीं, समय बर्बादी होगा, इतना छापो आपने आगे। ये तो लिख लिया सबने, अरे हाफ बी प्लस एम माइनस सी प्लस एम नहीं लिखा, कौन नहीं लिखा, ये सब लिख लिए। लो, पूछा मैंने, कोई बोला ही नहीं तो क्या करें।
सिक्स्थ केस नहीं, फिफ्थ केस है, केस फिफ्थ है, H6 है। हाँ हाँ हाँ, x² y², माइनस नहीं है वो, डैश है। हाँ, dxy क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इन बिटवीन द एक्सेस होता है और ये ऑन द एक्सेस होता है, तो ये एक्स वाई से बेटर ओवरलैप करेगा एज कंपेयर टू एक्स वाई, इसीलिए इसको लिया। और दूसरा इसका जो मेन लॉजिकल रीजन है वो समझना, एक्चुअल में ये कल बताया था, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, तो वो जो ऑर्बिटल बचे हुए ना एक्स वाई वाई जेड जेड, उनको स्पेयर में रखा जाता है ताकि कभी पाई बॉन्ड, इनमें जरूर थोड़ी कि हमेशा सिग्मा ही बन रहे, तो सिग्मा बनाने जा रहे हैं, पाए बनाना होगा तो पाए बनाने में कौन काम आएगा? इसको बचा दूंगा तो पाए बनाने में भी काम नहीं आएगा, सिग्मा बनवा लो ना, इससे क्या दिक्कत है? पाए बनाने के लिए उनको बचा के रखो लास्ट तक। चले, अब यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या आता है बेटा? VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आइडियल ज्योमेट्री, यहां पर मैंने एक नाम लिखा बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, दो नाम लिखूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखूंगा, एक मॉलिकुलर ज्योमेट्री लिखूंगा। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री रिप्रेजेंट्स द आइडियल स्ट्रक्चर, जिस हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको क्या बोला जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, नाम समझ में आना चाहिए, उस पर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे बाद में, ठीक है? अभी आप देखें, अब आ रहा है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल लिया, जैसे मान लो मैंने NH3 लिया, तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के आसपास आप जानते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आता है, हम लोग जानते हैं इसमें कि पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका बनता है। अब आप देखो तो नाइट्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो सेंट्रल एटम डिसाइड करेगा। साइड एटम विल नॉट डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे डिसाइड कर रहा होगा? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होंगे, दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसी का तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड तो बन गया, तो इसका भी काउंट होगा, ये तो इसका भी काउंट होगा, इसका भी काउंट होगा, और ये क्या हो गया बेटा? इसका लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करेगा ज्योमेट्री। सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेगा? सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वेदर दे आर बॉन्ड पेयर और वेदर इट इज लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स का जो अरेंजमेंट बन के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलते हैं, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर कौन डिसाइड कर रहा है? साइड एटम डिसाइड कर रहा है या सेंट्रल एटम के पेयर डिसाइड कर रहे हैं? सेंट्रल एटम के। ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, लेकिन अब तो सेंट्रल एटम का भी हो चुका है क्योंकि शेयरिंग चल रही है। तो हमेशा ज्योमेट्री डिसाइड करने का काम कौन करेगा? सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेगा, अंदर वाला नहीं करेगा। वो जो 1s2 अंदर बेटा उससे कोई मतलब नहीं, वो हम ले भी नहीं रहे यहाँ पर। हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेंगे। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। उसी की रिपल्शन का ऑर्डर आप पढ़ते हो, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वही तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट बोल रहा हूँ, लिखिएगा, VSEPR थ्योरी। The structure of any molecule, the structure of any molecule depends on the electron pairs, depends on the electron pairs, है ना? इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहने का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, ब्रैकेट क्लोज। फिर से बोल दे रहा हूं स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे लिखा है ना? हाँ, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वेदर इट इज बॉन्ड पेयर, वेदर इट इज लोन पेयर, वो डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या बन के आने वाला। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स try to remain
the electron pairs try to remain as far apart as possible. The electron pairs try to remain as far apart as possible to minimize the repulsion between them. To minimize the repulsion between them. ऐसा ही पॉइंट हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी लिखा था, और वहां हमने ऑर्बिटल लिखा था, यहां हमने इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दिया, बस इतना सा चेंज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचा देंगे, ताकि अब इनके बीच में लगने वाला रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। आगे अगला पॉइंट लिखे, थर्ड पॉइंट, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज सुपर single electron pair. Multiple bonds are treated as super single electron pair. ठीक है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट गिवन है और ये बहुत कम नजरों में आता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से सुन लेना, ध्यान समझ लेना ना, आ गया तो फिर आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा क्या था। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। स्पाइडरमैन से मतलब नहीं अपने को, तो सुपरमैन से मतलब। तो ऐसे एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर और एक होता है सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए क्या कहने का मतलब है यहां पर, इससे कहना क्या चाह रहे हैं, इससे समझाना क्या चाह रहे हैं वो समझिए। हम लोग यहां पर जब बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कहने का मतलब है हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा सिंगल बॉन्ड आए मॉलिक्यूल में जरूरी तो नहीं है, कभी डबल बॉन्ड भी बन सकता होगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता होगा। और बीएससी पीआर थ्योरी हर केस को, चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी हो, इन सबको क्या मान के चलता है, सिंगल बॉन्ड मान के चलता है। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है ठीक है, पर यहाँ सिंगल बॉन्ड थोड़ी है। अब इसको अगर आप सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हो तो इसे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मैं बोल दूं तो ये तो कहानी गलत हो जाएगी। इसका रिपल्शन इसके मुकाबले यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के बदले क्या बोल देते हैं, सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कभी सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो आप समझ जाइएगा सुपर सिंगल पेयर या सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कहने का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बॉन्ड्स। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा, और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज, अब ये ऑर्डर तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सब लोग, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन का ऑर्डर आ जाएगा। और देखें ये जो ऑर्डर अभी हम लोगों ने बनाया, इस ऑर्डर का रेफरेंस समझिएगा क्या है। जैसे अगर मैं लिख दूं एक मॉलिक्यूल AB2 टाइप का लिख दिया मैंने ये आपके साथ, और यहाँ ए के पास भी लोन पेयर है और इस ए के पास एक और लोन पेयर है ना। मैं तीनों केसेस यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो ए का ही है, ए का ही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ दूर है या ए पे चिपके हुए हैं बेटा, ए पे चिपके हुए हैं। जबकि यहाँ पर ए का एक इलेक्ट्रॉन है, ए का एक इलेक्ट्रॉन है, बी का एक इलेक्ट्रॉन है, बी का एक इलेक्ट्रॉन। सपोज ये कंडीशन हमने बना दी, H2O टाइप का मॉलिक्यूल है, ऐसा इमेजिन कर लें। अब आप देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन। तो रिपल्शन भाई अगर हो सकता है सिर्फ बॉन्ड पेयर हो सकता है कभी पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर आ जाए, किसी पे लोन पेयर सब कुछ आ जाएगा, तो हम तीनों रिपल्शन एक साथ समझ ले रहे हैं। कितने टाइप के रिपल्शन लग सकते हैं, 3। हर जगह तीनों टाइप के रिपल्शन हो ये जरूरी नहीं है, कहीं पे हो सकता है एक ही टाइप हो, कहीं 2 टाइप हो, कहीं 3 टाइप हो। तो तीनों आ जाए तो क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। यहां पर एक बताइए, एंगल जब बन रहा होगा, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, एंगल जब बनता है तो एंगल कहां बनता है, सेंटर पे बनता है या साइड पे बनता है, सेंटर पे बनता है, सेंटर पे बनता है। एंगल हमेशा कहां लिखाया जाता है, सेंटर पे। क्यों, क्योंकि रिपल्शन जो सेंटर पे लगता है ना बेटा, वो ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू द रिपल्शन एट साइड। आप सोचिए यहां पर मैं इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले आऊं और यहां पर मैं इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले आऊं, उसका रिपल्शन, और यहां पर मैं इतनी डेंसिटी ले आऊं और इतनी डेंसिटी ले आऊं, उसका रिपल्शन, ये वाला रिपल्शन ज्यादा मायने रखता है। तो वहां वो पास है, इनके पास तो साइड एटम के पास तो बहुत तरीके होते हैं बेटा, एंगल तो उतना ही है। आप यहां कितनी भी डेंसिटी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, लेकिन यहां आपने अगर डेंसिटी बढ़ा दी, ये कहां जाएगा बच के, वो कहीं जा ही नहीं सकता, ये तो फिर भी इधर उधर खसक लेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर पे डेंसिटी होती है ना,
वो ज्यादा मायने रखता है रिपल्शन में एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ साइड एटम। तो एक बात बताओ, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है? 2। यहां कितने हैं? 2, ये लोकलाइज्ड है बिल्कुल। और यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी? 1। 2 इलेक्ट्रॉन थे तो सही, लेकिन अगर हम इक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लेके चले अगर फिलहाल के लिए, तो इधर तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी 1 होगा। हो सकता है 1 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है 1 से थोड़ा कम भी हो, पर 2 के 2 तो इस पे नहीं होंगे, इतना समझ में आ जाना चाहिए। और यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्शन का 2-2 इलेक्ट्रॉन का लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। उससे कम किसका लगेगा? 2 1 का। और उससे कम किसका लगेगा? 1 1 का। यही ऑर्डर आपके सामने लिखा है कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम लगेगा, और बॉन्ड पेयर का उससे भी कम लगेगा। उसके बाद अगली कहानी समझिए। अगला केस ऐसा बना कि अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन चेक कर लिया। अब हम ऐसा चेक कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कैसा है? सिंगल सिंगल, सुपर सिंगल सिंगल, सुपर सिंगल। तो है तो ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन क्या तीनों सेम होंगे? क्या नहीं। यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, रिपल्शन कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, रिपल्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, रिपल्शन और बढ़ गया। तो इसका भी एक ऑर्डर हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, और वो ऑर्डर ये आता है कि मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन तगड़ा होगा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल का थोड़ा सा कम होगा, और सिंगल का और भी कम होगा। अभी ये जो लिख रहा हूं उसको छापते जाइए, फिर डिस्कस करते हैं इसको। है ना? मैं ये जो स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये आपको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं आगे जो लिखना है उसके हिसाब से छोड़ के चल रहा हूँ, मिटाऊंगा फिर या बनाऊंगा। तो इसीलिए मैं स्पेस छोड़ के चल रहा हूँ, आप तो लगातार लिखते जाना, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे हम 2 मिनट। फर्स्ट वाला केस लिख लिया सबने कम से कम, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पूरा एक टेबल बनेगा अभी थोड़ी देर के बाद में, मतलब आज तो नहीं डिस्कस होगा, कल ही डिस्कस हो पाएगा। और उस टेबल में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे केसेस होते हैं। पहले हम वो केसेस पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल हाइब्रिडाइजेशन के जहां पर कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है। पहले हम आइडियल कंडीशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आइडियल कंडीशन एक बार समझ में आ जाएगा, फिर लोन पेयर आने की वजह से जो VSEPR थ्योरी अप्लाई करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पर, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो हम उसके बाद देखेंगे। पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे ध्यान सुनिएगा। कि कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो आपको वो 2 फॉर्मूले जो हमने लिखे वो अप्लाई कैसे करना है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, तीसरा ज्योमेट्री जो आपको लिखाई थी लीनियर विनियर, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा, फिर ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा नॉन प्लेनर होगा, अगर प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होंगे, नॉन प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होंगे, वो सब अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान सुन लेना, ध्यान समझना। पहला एग्जाम्पल, सपोज आपको एग्जाम में आया BeF2। एक बात और समझ लें, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाला जाएगा, जो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये लिख के दे दे, बोले हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, निकाल मत देना, ये आयनिक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलेगा। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है, कोवेलेंट। इससे एक बात समझनी है हमको, वो बात ये समझनी है कि यहाँ पर मैं जितने एग्जाम्पल लिखूंगा वो समझ में आ जाना चाहिए कि उनके अंदर कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट। मतलब इसके अंदर कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट, इसके अंदर कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट। तो हमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड अगर पहचानने हो तो जो यहाँ एग्जाम्पल लिखाए जा रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये भी समझ में आना चाहिए। हाँ, अगर मैंने बोला BaCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन, बताइए। नहीं आएगा, क्यों, आयनिक है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक। हाँ, लिथियम होता, बेरिलियम होता, मैग्नीशियम होता, एल्यूमिनियम होता, मैं थोड़ा सा सोचता, इनमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बात समझो, मैंने बोला NH4Cl का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, बोले क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या आएगा, यह आयनिक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन उसका निकलेगा जहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया ना सर, ऐसे कैसे कि उसका नहीं निकाला, इसका निकाल दिया आपने, हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं पा। ये जो हमने लिया, इसमें जो केटायन है वो भी मोनो एटॉमिक है और ये भी मोनो एटॉमिक है। तो अकेले एटम का काय का हाइब्रिडाइजेशन तो पॉली एटॉमिक में लगता है ना। इसको जब आप तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, ये भी मोनो एटॉमिक, ये भी मोनो एटॉमिक, तो अंदर और कोई बॉन्ड हो ही नहीं सकता। पर ये वाला जो है ये पॉली एटॉमिक, और अगर ये पॉली एटॉमिक तो इसके अंदर भी कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा। और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट होगा। कोवेलेंट है इसलिए इसका क्या निकलेगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। ठीक है, NH4Cl का हाइब्रिडाइजेशन पूछे भी तो आपको समझ जाना है कि वो NH4+ की बात कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए। चलिए अब आते हैं BeF2। BeF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, एक H = ½ B+M - C+ और दूसरा लिखा था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन। पहले इसको अप्लाई करके दिखा दे रहा हूं जो लिखा हुआ। स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, जो आपको आता नहीं है उसको समझ लीजिए। स्ट्रक्चर हमें फेयर बनाना ही नहीं, हमें तो सिर्फ चेक करना है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। साइड एटम कौन आ रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन साइड एटम में कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये तो पता होता है सबको। सिंगल बॉन्ड बनाएगा मतलब एक पेयरिंग ये करेगा, एक पेयरिंग ये करेगा। 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे, 2। लोन पेयर किसका देखना है, साइड का या सेंट्रल का, सेंट्रल का। सेंट्रल पे लोन पेयर कितने, 0, 2 + 0 2। जब भी H का वैल्यू 2 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका मतलब है सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे, 2। वो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बना के आएंगे। वो क्या होगा, लीनियर। और वो लीनियर कैसे दिख रहा है, इधर देखेंगे। इस बेरिलियम ने जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे, ये मेजर लोब और इसका माइनर लोब इधर होगा, और इसका मेजर लोब और इसका माइनर लोब इधर होगा। तो ये जो मैंने बनाया था ये मेजर लोब और माइनर लोब है। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp। इसका नाम क्या है, sp। और सुनिए, बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम कौन आ रहा है, फ्लोरीन। इसने एक अनपेयर तैयार कर दिया, एक अनपेयर तैयार कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन तो एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। बोले आ जाओ, जिसको बॉन्ड बनाने का दिक्कत है, फ्लोरीन आएगा। क्या लेके आएगा, 2p ऑर्बिटल लेके आएगा। और p का शेप कैसा होता है, डंबल होता है। तो ये डंबल बना फ्लोरीन का, ये यहाँ पेयरिंग करेगा। ये डंबल बना फ्लोरीन का, ये यहाँ पेयरिंग करेगा। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन,
यहाँ ओवरलैपिंग कौन सी, एक बार बताइए, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है पॉलीएटॉमिक है? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में सेंट्रल एटम का हमेशा कौन सा ऑर्बिटल आएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर पता है तो आप बोल दोगे इसका हाइब्रिड। और साइड एटम कौन है बेटा? पी। साइड एटम कौन है बेटा? पी। मतलब यहाँ जो दोनों ओवरलैपिंग हो रही है वो spp ओवरलैपिंग हो रही है। आगे सुने, इसी स्ट्रक्चर को जब हम यहां रिप्रेजेंट कर देंगे तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा और इसका आइडियल कंडीशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ये तो हमने इसकी बात की। अब इसको 3D में इमेजिन करिए। 3D में इमेजिन करते जाना हर चीज को, ये बात बहुत जरूरी है, वरना टेबल रटना ही पड़ेगा। 3D में एक बार समझ लिया तो एग्जाम में टेबल भूल भी गए तो बना सकते हो हवा में किस तरह से ये चल रहा होगा। बेरिलियम ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? दो। वो दो पोजीशन कैसी दिखती होगी? एक इधर एक इधर। यहां कौन आया? फ्लोरीन। यहां कौन आया? फ्लोरीन। ये ऑर्बिटल कौन था? sp। ये ऑर्बिटल कौन सा था? sp। फ्लोरीन क्या लाया? p। spp ओवरलैपिंग। spp ओवरलैपिंग। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? लीनियर। एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? क्या सारा का सारा एक प्लेन पे दिख रहा है आपको? यस, इसका मतलब स्ट्रक्चर इज प्लेनर। अगर ये प्लेनर है तो अगला क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द प्लेन। प्लेनर है मतलब सभी प्लेन पे। सभी प्लेन पे कितने एटम है? 3। 2 नहीं 3, सेंट्रल को मत भूलो। 1 2 3। कितने एटम है प्लेन पर? 3। ठीक है, ये प्लेनर और मैक्सिमम एटम इन द प्लेन अभी नहीं लिखा रहा हूं, वो टेबल जब बनाऊंगा उसमें लिखा दूंगा, बट समझा भी दे। एक खास बात, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। और यकीन मानिए अगर आपने ये अभी तक नहीं सुना है तो आपका कट चुका है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आप जाए एनसीईआरटी उठाएं और sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ें, मिल जाएगा। डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन लिखा है साफ शब्दों में, एग्जाम में आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा नहीं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पे। तो सेकेंड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला गया? उसका कारण क्या है? एंगल। मान लो आप स्क्वायर बना रहे हो, बचपन में पढ़ा है, तो ये डायगोनल ऐसे खींचते हैं, कितना एंगल होता है डायगोनल का? 180। डायगोनल का मतलब जो दो ऑपोजिट चीजों को, ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करे उसको डायगोनल बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल डायगोनल का कितना होता है? 180, इसलिए इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आइए इधर अगले वाले केस पे आते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। अच्छा, इसमें हाफ b प्लस एम माइनस सी प्लस ए भी लगा देता हूं। मैंने ये वाला फॉर्मूला तो बता दिया। हाफ b प्लस एम माइनस सी प्लस ए की बात कर लेते हैं। h इज इक्वल टू हाफ b प्लस एम माइनस सी प्लस ए। चार्ज नहीं है इसलिए अभी मैं सी और ए हटा दे रहा हूं। बेटा बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। m का मतलब है सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम। क्या ये दोनों सिंगल बॉन्ड बनाते हैं? यस। 2 + 2 4, 4 का हाफ किया 2, 2 मतलब sp, बाकी पूरी कहानी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल लिया BCl3। इसको पहले हाफ b प्लस एम माइनस सी प्लस ए से सॉल्व करेंगे। बेटा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। क्या क्लोरीन साइड एटम में सिंगल बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता? बनाता है। कितने क्लोरीन है? 3। 3 + 3 6, 6 का हाफ किया 3। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। अब सुनना, सेंट्रल एटम ने जो 3 पोजीशन तैयार करी, इन 3 पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कितने साइड एटम है? 3। तीनों साइड एटम आ गए, मतलब एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, मतलब लोन पेयर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए लोन पेयर हो जाएंगे 0 और सिग्मा बॉन्ड या साइड एटम कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ये जो 3 पोजीशन स्पेस में अरेंज होके आती है उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा कुछ दिख रहा होगा। मैक्सिमम एंगल जो बन सकता है वो 120 डिग्री का बन सकता है। तो ये इसकी कंडीशन है। अब आप देखो, बोरॉन ने अपने आसपास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करे। यहां पर सिर्फ मैंने मेजर लोब आपको दिखा रखे, माइनर लोब नहीं दिखा रखे। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है बेटा? sp2 sp2 sp2। बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन क्या लेके आएगा? s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। क्लोरीन अपना p ऑर्बिटल लाया, ओवरलैप करेगा। क्लोरीन p ऑर्बिटल लाया, ओवरलैप करेगा। क्लोरीन p ऑर्बिटल लाया, ओवरलैप करेगा। एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है इट विल बी कॉल्ड sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग, sp2p ओवरलैपिंग। और इसके स्ट्रक्चर को अगर 3D में देखा जाए बेटा तो स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा ध्यान से। हर स्ट्रक्चर का 3D अरेंजमेंट या नाम का सिग्निफिकेंस है वो बताते चल रहा हूं। ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है। यहां पर सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है। सपोज BH3 बना रहे होते हैं तो यहां कौन आता? हाइड्रोजन। यहां कौन आता? हाइड्रोजन। यहां कौन आता? हाइड्रोजन। ये कौन था? sp2। ये कौन था? sp2। ये कौन था? sp2। ये कौन आया? S, S और S।
ओवरलैपिंग चेंज हो सकती है, तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। दूसरी बात, इस ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लेनर बोला जा रहा है, समझना। इस वर्टेक्स को, पेन के ढक्कन को ज्वाइन करिए आपस में, क्या एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ये ट्राइंगल पूरा का पूरा एक प्लेन पे है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया बेटा, ट्राइगोनल प्लेन। दूसरी बात, अगर ये स्ट्रक्चर बताइए ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, प्लेनर। अगर प्लेनर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द प्लेन 4, 1 2 3 4, ये आइडियल कंडीशन है। कितने का एंगल है, 120। तो 120 के कितने एंगल है, 1 2 3, तीनों एंगल बराबर है, तीनों 120 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 120 के तीनों एंगल। आगे बढ़ जाते हैं अगले वाले केस पे। अगले वाले केस में जो मॉलिक्यूल आपके सामने आ रहा है वो आ रहा बेटा CH4, और ये मैंने अभी आपको नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जब बताया था कि क्यों VBT काम नहीं कर सकता था और क्यों हाइब्रिडाइजेशन करा था, उस टाइम पे डिटेल में बता दिया था। बेटा कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल 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 सिंगल, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बने 4, लोन पेयर आ गए 0, 4 + 0 किया 4, 4 का मतलब है sp3, sp3 का मतलब है 4 ऑर्बिटल जो अरेंज होके आएंगे वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होके आएंगे। इस तरह की कुछ कंडीशन, अभी इसको समझाता हूँ 3D में। एक बात सुनिएगा, इसी को हाफ b + m - c + a से सॉल्व करें तो बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। क्या ये मोनोवैलेंट है या नहीं है, 4 + 4 8, 8 का हाफ किया 4, 4 जगह तैयार हुई, साइड एटम कितने, 4, मतलब चारों साइड एटम आ जाएंगे, लोन पेयर के लिए जगह नहीं बचेगी, लोन पेयर 0। अब इस स्ट्रक्चर को 3D में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। वैसे तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉल एंड स्टिक मॉडल मीथेन का देख ही लिया होगा, तो वो आपको पता ही है, उससे थोड़ा सा इसको रिलेट कर लेंगे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये बनेगा। बोर्ड पे ये 2D है, बोर्ड पे जब ये 2D दिख रहा है तो आपसे पूछा वन, सारे एंगल बराबर है 109.5 के, कितने एंगल है, 1 2 3 4, दिखते 4 है 6, दिखते 4 है 6, ये समझना आपने को। अब देखो सारे एंगल बराबर है, इसको मतलब 3D में अगर मैं इमेजिन करवाऊं आपको तो ये ऐसा है, इसको ऐसे कर दूं तो भी वही है, ऐसे कर दूं तो भी वही है, ऐसे कर दो तो भी वही है, मतलब सारे एंगल बराबर होते हैं इसके आइडियल कंडीशन। अब आपको सारे एंगल बराबर, मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सब बराबर है। आप तो एंगल गिनो है कितने इसके साथ, 1 2 3, ऊपर वाले के साथ 1 2 3, ऊपर वाले का काम खत्म। अब नीचे वाले के 2 2 के पेयर बनाओ, 4 5 6, फिर से देख लें, 1 1 2 3 4 5 6, तो टोटल एंगल है 6 और सारे एंगल बराबर है। सारे एंगल कितने के बेटा, 109.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन उठता है प्लेनर या नॉन प्लेनर। प्लेनर नॉन प्लेनर समझ में आना चाहिए, नॉन प्लेनर है बिल्कुल, क्योंकि आप ऑर्गेनिक में वेज एंड डैश फॉर्मूला पढ़ चुके होते हैं, उसमें आपको बताया जाता है मीथेन के अंदर 2 हाइड्रोजन तो प्लेन पे होते हैं, एक होता है आउटसाइड द प्लेन, एक होता है इनसाइड। आप सामने से देखिए तो बताइए, अगर ये नॉन प्लेनर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द प्लेन कितने हैं, 3। सिर्फ प्लेनर नॉन प्लेनर से काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम एटम कितने वो भी देखना, 3 है। सामने से देखो बिल्कुल, एक हाइड्रोजन, यहां बीच में कौन है, कार्बन, यहां कौन है, हाइड्रोजन, यहां कौन है, हाइड्रोजन, यहां कौन है, हाइड्रोजन, यहां कौन है, हाइड्रोजन। सामने देखो, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा कार्बन, ये एक प्लेन पे। ये हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन, ये हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन, बचा हुआ सारा का सारा किस पे आएगा, प्लेन पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो इसमें मैक्सिमम एटम प्लेन पे कितने आते हैं, 3 आते हैं। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अच्छा, इसमें जो टेट्राहेड्रल बोला गया, एक और बात समझ इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करी मैंने। इसमें ज्योमेट्री का नाम क्या दिया गया बेटा, टेट्राहेड्रल। हर ज्योमेट्री के नाम का सिग्निफिकेंस होता है। जैसे यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर अभी आपको समझाया कैसे बोला, इसका नाम समझना। टेट्रा मतलब 4 और हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। क्या मतलब होता है, फेसेस। चेहरे की बात नहीं कर रहे, साइड्स की बात कर रहे हैं। अब आप देखो इस ज्योमेट्री को देखिएगा, टेट्राहेड्रल क्यों बोला गया। इस पेन के टिप को, मार्कर के टिप को इस टिप और इस टिप से ज्वाइन करिए, ऐसे ये और ये ज्वाइन किया, ये ऐसा ज्वाइन किया, तो ये एक साइड ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ऐसे इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करिए, दूसरा साइड ऐसा बनेगा। इसको दोनों पीछे वालों से ज्वाइन करें, तीसरा साइड ऐसा बनेगा, और नीचे के तीनों को ऐड करेंगे तो 4 साइड्स बन रहे, 1 2 3 4, 4 साइड में ये पूरा डायग्राम जो है वो कवर हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। आगे एक ज्योमेट्री आएगी ऑक्टाहेड्रल, तो वहां समझिएगा क्या बन रहा होगा, 8 फेसेस बन रहे होंगे, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। नोट करें इसे।
है ना। ये डायगोनल हाइब्रिडेशन लिख लेना पहले तो, डायगोनल हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है, कभी आ जाए डायरेक्टली तो पता होना चाहिए कि इसी को डायगोनल हाइब्रिडेशन बोला जाता है। लिख ही लो अब इसको, छोड़ो, 6-5 पे खत्म होता ना। इसके आगे के जो केसेस है सिंपल वाले, जैसे sp3d मतलब विदाउट लोन पेयर वाले केसेस जो है, sp3d, sp3d2, sp3d3 वो कल डिस्कस करेंगे, और फिर उसके आगे जो लोन पेयर आने से क्या इफेक्ट आएगा वो भी कल डिस्कस करेंगे।